चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। देखो, आई एम होपिंग कि हम लोग आज कैपेसिटर्स तो स्टार्ट कर ही देंगे। नहीं, नया नहीं, अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर ही है। ठीक है, चल थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लिया जाए कि क्या हम लोग ने जस्ट इसके पहले क्या किया हुआ है। तो डाइपोल का पोटेंशियल हो गया, बराबर है इतना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये हो गया है। इसमें अगर आपको याद होगा तो वी एक्सिस होगा, क्या फॉर्मूला है वी एक्सिस का, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज सिंपली के पी अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेटर का क्या था, 0, और किसी भी जनरल पॉइंट थीटा पे कितना है, के पी कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया था। इसके अलावा और क्या क्या हो रखा है, यस, एक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगता है क्या वो भी हो गया है, देखना जरा, ये हो गया पी क्रॉस ई वाला, ये तो शायद पिछले चैप्टर में ही हो गया था, ये हो गया था, बराबर, टॉर्क इज पी क्रॉस ई वाला। इसमें 3 केसेस होते हैं, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी डॉट ई या पी ई कॉस थीटा, बिल्कुल सही। इसके रिलेटेड 3 केसेस हो गए थे, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180। थीटा 0 को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, थीटा 180 को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड, वर्क डन इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई, जिसको लिख सकते हैं पी ई कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। सबके नोटबुक में यही चीज़ें दिख रही हैं जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं दिख रहा है ये सब कुछ, दिख गया, वेरी गुड। क्या यही लास्ट चीज़ें हैं कि इसके बाद कुछ नहीं करा हमने, ठीक है, गुड इनफ। और अभी मॉड्यूल ये वाला तो लिख ले, जनरल, ये वाला पार्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर एक डाइपोल है ऐसा, बराबर ऐसा, और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको चाहिए ये आर डिस्टेंस पे एंगल थीटा पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, फिर कभी अच्छे से समझाऊंगा मैं कैसे क्या क्यों, फिलहाल लिखना है तो लिख के रख लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी उसके पहले पढ़ाया हुआ है कि बाद में पढ़ाया था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही है ना के पी बाय आर स्क्वायर, वही तो लिखा है नीचे जनरल क्या लिखा, वही तो ये बताया मैंने, किस मतलब सिर्फ एक्सिस का ये फॉर्मूला, सिर्फ इक्वेटर का ये फॉर्मूला, किसी भी जनरल पॉइंट पे ये फॉर्मूला, जहाँ पे थीटा इज द एंगुलर पोजीशन बोल सकते हो आप उसको। चलो, मॉडल के हिसाब से क्या क्या बाकी है अभी अपना, इसके अंदर आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स शायद मिलेगा आपको, ये बाकी मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स देखो जरा, उसके अलावा कुछ भी बाकी है तो यू विल फाइंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो नोटबुक नहीं लाया क्या? नहीं है, मोबाइल खत्म हो गया। गलत बात है ना, पिछले चैप्टर खत्म हुआ नहीं है कैरी करने का, यही मिल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ये तो कैपेसिटर्स है, हाँ इधर ही कहीं मिलेगा सब कुछ, हाँ यही है ना, कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बराबर। चलो लिखते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया नहीं है, पहले ही बताया हुआ है ना, 2 वाला हो गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को एक्चुअली कंडक्टर्स के ऑलरेडी काफ़ी प्रॉपर्टीज पता भी हैं। पता है ये वही टाइप का मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, वेरी गुड। किस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही नहीं होते हैं? इंसुलेटर्स। और किस में पार्शियली अवेलेबल होते हैं? सेमीकंडक्टर, करेक्ट है, एकदम सही है। सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली जनरली डाइलेक्ट्रिक वर्ड भी यूज करते हैं लोग मटेरियल के नाम पे, ठीक है। चलो नाइस, सो प्रॉपर्टी कॉल कैसे आ रहा है? कॉल कैंसिल हो गया। 2 बार कॉल किया था
दो तीन बार कॉल आता है तो 15 मिनट कॉल आऊगा। कॉल पे क्या बोल रही है सिद्धि देवांशी? उसको प्रीवियस प्राइवेट एग्जाम तो नहीं करते कि सर हम इसको रेस्ट करें। नहीं हो रहा है मेरे को अभी नहीं आता पूरा। तो यही तो सही सही बात है ना, यही तो। दोनों सेम टोन में अरे लिखो, मैं बोल रहा हूँ उधर। बाय बाय। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो यहाँ पे लिखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर when electric field near the conductor goes beyond the dielectric strength, goes beyond the dielectric strength, जिसके ब्रैकेट में लिखना लिमिट, जिसके ब्रैकेट में लिखना लिमिट, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, क्या लिख रहे हैं मतलब, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर गोज बियॉन्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, देन चार्जेस स्टार्ट्स टू लीक, उसके ब्रैकेट में लिखना थंडर, लीक, थंडर स्लैश स्पार्क्स, चार्जेस स्टार्ट्स टू लीक, इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो थंडर स्लैश स्पार्क्स, ब्रैकेट क्लोज। आया समझ में जो मैं बोल गया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। नहीं समझा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, समझिए कुछ 200 न्यूटन पर कूलम है या 300 न्यूटन पर कूलम है, बराबर। ये कौन क्रिएट कर रहा है? ये मेटल क्रिएट कर रहा है, बराबर। पर जो मीडियम है ना, सराउंडिंग मीडियम, उसके खुद का भी एक लिमिट है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो बोलता है मैं 250 तक ही सहन कर सकता हूँ। तुमने जैसे ही 251 लगा दिया ना, तो मीडियम फेल हो जाता है, मीडियम के अंदर के चार्जेस ब्रेक हो जाते हैं, लीक करने लगते हैं। इसलिए कभी-कभी अपना से हाँ, जो आपको वायर्स में स्पार्क्स दिखते हैं ना कभी कभी, ये सब कोरोना डिस्चार्ज ही बोला जाता है उसको भी, ठीक है, बिकॉज दैट हैज क्रिएटेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऐसा, चलो एक 6th वाला भी लिख लो, सिर्फ सेंटेंसेस लिखेंगे। द कंडक्टिंग बॉडी ब्रैकेट में आइसोलेटेड, द कंडक्टिंग बॉडी ब्रैकेट में आइसोलेटेड is also called as equipotential surface, is also called as equipotential surface, isolated bracket close, is also called as equipotential surface। equipotential surface का मतलब याद है किसी को?
ये पूरा जो बॉडी है ना, इसके सब जगह पे पोटेंशियल सेम होता है। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना जरूरी, नहीं। वो किस पर डिपेंड करेगा? जहाँ का सिग्मा ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे मोर देन E2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा, बराबर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफरेंट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफरेंट, बट द पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। पोटेंशियल इज सेम throughout the body. Potential is same throughout the body. Okay? उसमें भी अगर इसको अगर अर्थिंग कर दे तो अर्थिंग करने पे क्या होता है? अर्थिंग करने पे पोटेंशियल, when body is earthed then potential becomes करेक्ट, जीरो हो जाता है पोटेंशियल। और अर्थिंग को दिखाने का सिंबल पता है कैसा था? ऐसा था ना एक, इसको कनेक्ट किया ना तो अर्थिंग बोलते हैं उसको। ज़्यादा मौका नहीं मिला होगा बताने का, बस एक आध बार शायद बताया होगा कभी। एक्स्ट्रा चार्ज भी चले जाएंगे। ये सिंबल का नाम अर्थिंग है। नहीं ऐसा क्यों होता है? हाँ, अर्थ बहुत बड़ा, अर्थ मतलब लिटरली अर्थ की बात हो रही है। जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ना वो कनेक्ट करने पे सब अर्थ में चला जाते हैं, अर्थिंग उसको बोलते हैं। अपने आपने ये पढ़ा होगा ना कि ये इसको अर्थिंग बोलते हैं, ये वाले को। वो जो 3 स्लॉट्स होते हैं उसके ऊपर सब अर्थिंग का होता है। तो सब जब चार्ज ही नहीं रहता बॉडी पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो ये 0 वोल्ट है ये, ठीक है? एक्स्ट्रा चार्ज हाँ, तो अभी एक्स्ट्रा तो बाकी सब तो प्लस माइनस साथ में है ही ना, तो दोज कैन नॉट क्रिएट द पोटेंशियल एनीवे, ठीक है? बॉडी इज अर्थेड देन द पोटेंशियल बिकम्स जीरो। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला पॉइंट भी हो गया, बराबर है? और हम लोग को कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग को देखना चाहिए? बाकी ये प्रॉपर्टी तो सबको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से निकलेगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज में ही बता दिया था ना, ऐसा। क्लियर एवरीवन? बराबर है? एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक चार्ज बॉडी है ये, आइसोलेटेड अगर होता तो सब चार्ज कहाँ पे मिलेगा? सरफेस पे मिलेगा। बड़ा बनाता हूँ, ध्यान से देखना, अच्छा एग्जांपल है ये भी। जब इसके आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ क्यू चार्ज है ये बॉडी पे, तो सब कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज यूनिफॉर्म सरफेस है ये, बराबर? लेकिन अगर यहाँ पे एक चार्ज क्यू लगा दिया आपने तो क्या होगा? यहाँ पे चार्ज क्यू लगा दिया तो क्या होगा? ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ऐसे, मानते हो ये बात? ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, बट अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए ना, तो क्या होगा? अंदर वाले सारे चार्जेस थोड़े से इधर आ जाएंगे और थोड़े से इधर आ जाएंगे, ऐसा हो गया। ध्यान से देख रहे हो अभी तुम लोग यहाँ पे अभी तक मेरे साथ? अब क्या होगा? अंदर जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं ना, अंदर जो चार्जेस इंड्यूस हुए ना, वो खुद एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ध्यान देना, समझ रहे हैं आपको मेरी बात? तो अंदर 2 तरीके की लाइनें दिख रही हैं आपको। एक रेड कलर वाली दिख रही है फील्ड लाइन, वो किसने क्रिएट किया? इसने। अंदर ब्लू वाला किसने क्रिएट किया? इंड्यूस चार्जेस ने, और दोनों ने मिलकर जीरो कर दिया। अंदर के चार्जेस जो मर्जी वो करने को अलाउड है उनको, फ्री चार्जेस को, पर उनका मेन एम हमेशा क्या रहेगा कि E0 करना है हमें अंदर। देखो खुद को रीअरेंज कर लिया उन्होंने, एग्जैक्टली उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट किया। देखो जो ये क्रिएट कर रहा था ना, उतना ही ये क्रिएट किया उसने, ठीक है? तो रिजल्टेंट जो डायग्राम होगा ना, वो मैं बनाना बाकी है, वो मैं अभी बनाता हूँ। जो रिजल्टेंट होगा ना वो ऐसा दिखेगा, देखना ध्यान से। अब देखना, ऐसा। ये जितने भी ये माइनस माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो गए
और जितने भी यहाँ पे प्लस प्लस है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहे हैं, समझे? इस तरीके से ये परपेंडिकुलर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, एक लाइन और बनाना है तो बना देते हैं। बाकी बाजू से भी बहुत सारे लाइन जाएंगे, ऐसा नहीं कि सब ऐसे अंदर ही जाने चाहिए, बहुत सारे लाइन से बाहर भी चले जाएंगे। तो दिस इज द न्यू अरेंजमेंट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बिल्कुल भी नहीं है, हर जगह पे पोटेंशियल सेम है और 90 डिग्री मेंटेन्ड है। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, प्रेशर का जनरल मीनिंग क्या होता है? फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू, तो कोई भी मटेरियल का एक छोटा सा पीस ले लो, इसके ऊपर हम लोग प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो प्रेशर कितना आ जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नीचे क्या? एरिया। व्हाट इज क्यू अपॉन एरिया? सिग्मा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना वो पूरे बॉडी का होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन बचे हुए बॉडी का है। यहाँ पे कितने टाइप के बॉडीज मैंने बना दिए हैं? यहाँ पे एक पूरे बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में, एक तो ये छोटा सा सेगमेंट और एक बचा हुआ। तो ये सेगमेंट और बचा हुआ सेगमेंट दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दैट इज सरप्राइजिंग राइट, कि सर इतना छोटा सा पीस और ये इतना बड़ा वाला पीस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, बट आई कैन प्रूव इट मे बी सम अदर डे। अभी तो फिलहाल मेरे से मान के चलो कि ये इतना है। तो कितना आंसर आ गया प्रेशर का? सिग्मा स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक प्रेशर का। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टीज? बस हो जाएंगे, इतने प्रॉपर्टीज काफ़ी हो जाएंगे कंडक्टर्स के। डन है इतना? तो अब हम ऑफिशियली बोल सकते हैं कि ये चैप्टर डन है, ये वाला पार्ट। कैपेसिटर्स पे हम लोग जा सकते हैं अच्छे से। डन है? चलो आओ इधर सुनेंगे, ये हटा दो राइट साइड वाला। लेट्स गो। हाँ, चलो अच्छे से इंट्रोडक्शन सुनेंगे कैपेसिटर्स का। पहले भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मेंशन हुआ रहेगा पूरे चैप्टर में थ्रू आउट। ठीक है, पर अभी एक साथ प्रॉपर्टीज में भी वापस रिविजिट कर लिया अपन। चलो ध्यान से सुनेंगे अभी। हेडिंग लिख लूं। कैपेसिटर्स ऑल्सो नोन एज कंडेंसर्स, इनका नाम कंडेंसर्स भी होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं मेटल्स, कंडक्टर्स, इनका यूज तो है ही। ठीक है, वो तो रहेगा ही। जब आपको चॉइस दिया जाए कि भाई आपकी मर्जी, आप एक मेटल के प्लेट्स लो या स्फीयर्स लो या वायर लो, आपको जो शेप का लेना है लो, आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू द मेटल और कंडक्टर। ओके, नाउ द एम इज कि आप ऐसा अरेंजमेंट डिजाइन करें कि जब मैं उस अरेंजमेंट को चार्ज रखूं ना उसके ऊपर, तो वो होल्ड कर सके ज्यादा से ज्यादा, वो चार्ज को होल्ड कर सके ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अगर वो चार्ज होल्ड कर पाया तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पाएगा उस अरेंजमेंट में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के फॉर्मेट में मानी जाती है। ठीक है, सो यू नीड टू डिवाइस और वी नीड टू मेक सच एन अरेंजमेंट ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सके चार्जेस की हेल्प से, जिससे वो एनर्जी स्टोर कर सके। सो दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स in the form of electric fields. एक लाइन में, it is a device which can hold lot of charge and energy in the form of electric field. समझा आपको ये? वैसे ही कभी ना कभी एक ऐसा डिवाइस भी पढ़ोगे which is able to hold magnetic field, बाद में फिर कभी। फिलहाल we'll stick to this capacitors। तो आपको वो अरेंजमेंट के बारे में सोचना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट्स हैं। एक है स्फेरिकल कैपेसिटर्स,
एक है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स और एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। 100% में से स्फेरिकल कैपेसिटर्स का 15% कंट्रीब्यूशन है, 15%, ठीक है इतना। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स का कंट्रीब्यूशन है 5% से भी कम। तो मेजॉरिटी आपका 80% कौन होल्ड करेगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, वही मेजरली पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पहले इसका जो डेफिनेशन रहेगा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डिवाइस which holds charges and stores energy in the form of electric field. In the form of electric field. Device which holds charges and stores energy in the form of electric field. इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, नाम में समझ में आ रहा होगा अभी। कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। कैपिटल सी, क्वांटिटी का नाम मैंने पहली बार ले लिया, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर जैसे रेजिस्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस होता है। और जो डेफिनेशन है उससे आप फॉर्मूला बता पाओगे मुझे? एनीवन? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, दिस इज द फॉर्मूला। C इज Q बाय V और Q इज इक्वल टू CV, ओके। अच्छा, एज पर दिस फॉर्मूला व्हाट विल बी द SI यूनिट? कूलम पर वोल्ट, या सीधा C अपॉन V। ये C कूलम है और ये C कैपेसिटेंस है, ध्यान दे देना भाई, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फैरेड, नॉट फराडे, फैरेड। हाँ, खाली फराडे वाला नहीं, फैरेड वाला, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन हो गया। कंप्यूटर्स वो अपने CPU के अंदर, पता है मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर ग्रीन कलर के छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, वो कैपेसिटर्स हैं। ग्रीन कलर के, वाइट कलर के सिलेंडर्स होते हैं, छोटे छोटे एकदम माइन्यूट इतने। पंखे के ऊपर पता है वाइट कलर का एक सिलेंडर होता है, वो कैपेसिटर है, ठीक है ना। हम देखेंगे उसका डिज़ाइन, समझेंगे। सो दैट इज एबल टू होल्ड चार्ज। अगर कभी किसी का कैपेसिटर खराब हो जाए ना, तो क्या प्रॉब्लम आती है पता है? ऐसा नहीं कि पंखा चलता नहीं है, नहीं, पता है क्या प्रॉब्लम आती है? आवाज आती है, स्पीड नहीं बढ़ती उसकी, स्लो चलता है। कभी वो देखा है कभी मूवीज वगैरह में कि पंखे को लकड़ी से चला रहे हैं? एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए लकड़ी मारते हैं पहले, फिर चलने लगता है। उसका कैपेसिटर खराब है। कैपेसिटर इनिशियल एनर्जी देता है, वो एनर्जी स्टोर करके रखता है ना। जब आप चालू करते हो ना तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए स्टार्ट होने के लिए, तो वो ये नहीं दे पाता, या बहुत टाइम लगेगा शायद, क्या पता। पर वो कैपेसिटर इनिशियल किक स्टार्ट देगा। एक बार पंखा स्टार्ट हो गया फिर वो देख लेगा। तो कैपेसिटर इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सिस्टम को, वो एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेगा उसका। फाइन। फॉर एग्जाम्पल फ्लो की बात है वो। चलो, ऐसा यूनिट फैरेड ज़्यादातर काम आएगा, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स पे चलते हैं। हाँ, लिख लो, हेडिंग चाहिए तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें पहला लिखेंगे स्फेरिकल। डेरिवेशन की लिस्ट में कहाँ पहुंचे अपन? क्या बात करो बस। अच्छा, ये सेकंड चैप्टर में, हाँ करेक्ट, सही है।
टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पहला स्फेरिकल कैपेसिटर्स, ठीक है ना, इधर ध्यान देंगे। उसमें भी पहला टाइप, मतलब स्फेरिकल में भी पहला वाला आइसोलेटेड स्फीयर, एक अकेला अगर स्फीयर है तो ध्यान देंगे, या तो वो अपन कैपेसिटर मतलब मेटल लेना है, एक अरेंजमेंट बनाना है और उसको चार्ज दे देना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी होगी। देखते हैं कैसा होता है। ये हो गया स्फीयर, इसका रेडियस ले लो आप r, इसको चार्ज दे देते हैं q, तो सारा q यहाँ पे चला जाएगा। इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बताएगा किस डायरेक्शन में कैसी होगी? सरफेस से लेकर बाहर तक ऐसा रेडियली आउटवर्ड्स होगा, बराबर। ये हो गया। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये पता लगाना है। फॉर्मूला क्या है C का? Q/V। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन वोल्टेज। किसी को वोल्टेज का फॉर्मूला याद है स्फीयर के लिए सरफेस पे? KQ बाय, इज इट ओके इफ आई राइट 1 अपॉन वाला? चलेगा? ये पुट करो इसमें, तो क्या जो सबसे नीचे वाले ऐसे ऊपर चले जाएंगे ना, अगले स्टेप में लेके जाता। चलो 1/ε0 Q अपॉन R। कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल? और ये पूरा टर्म तो क्या आ गया? समझा क्या रुद्र? इधर सबको समझा? अभिषेक सही है? आ गया। आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0r, ठीक है। 4πε0r नहीं, ये बोर्ड्स पे लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। 4πε0r ये उसका क्या है? कैपेसिटेंस। सबको 4π का मीनिंग पता है, सबको ε0 का वैल्यू भी पता है, 8.85 × 10⁻12 वाला। r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस हो गया। फॉर अर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूज कैपेसिटर, अर्थ इज अ ह्यूज कंडक्टर या ह्यूज कैपेसिटर। अगर मैं r का वैल्यू डालूं, अर्थ का रेडियस तो पता ही है ना हम लोग को, ε0 का वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 यूनिट याद है अपने को, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ किसी को याद है? 6400 किलोमीटर। और ये वैल्यूज पुट करेंगे ना तो C का वैल्यू कितना निकल के आता है? 711 माइक्रोफैरेड। ये कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आती है 711 माइक्रोफैरेड। तो इतने बड़े अर्थ का भी कैपेसिटेंस माइक्रो में आ रहा है। इतने बड़े अर्थ का भी, मतलब इससे बड़ा तो कैपेसिटर कौन ही बना सकता है, फिर भी उसका कैपेसिटेंस माइक्रो में आ रहा है। तो आप समझो कि 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। तो ज़्यादातर ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ना पंखों में और ये पीसीज में, इनका जो यूनिट आता है ना वो ज़्यादातर नैनो फराड, पिको फराड, ये सब में कॉमन हो जाएगा। कॉमन यूनिट ये नैनो फराड, पिको फराड, ये माइक्रो फराड, मिली फराड चाहिए तो दे सकता है कोई, उसकी मर्जी। बाकी मेजरली आपको ये सब सुनाई देगा। सबको पता है नैनो मतलब 10⁻⁻9, पिको -12, माइक्रो ये कॉमन हो जाएंगे हमारे लिए। डन है इतना? बाकी बनाने वाले की मर्जी है, क्वेश्चन बनाने वाले की, डेटा तो कितना भी ले ले, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप देख सकते हो अर्थ का इतना कम है। ओके, इस फॉर्मूला को देख के आपको इसको और इसको देख के एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। इस फॉर्मूला में नहीं, बता ही देता, पूछो छोड़ो। C के फॉर्मूला को देख के लग रहा है कि वो Q और V पे डिपेंड करता है, बराबर, बट वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप बोलते हो सर Q बढ़ाएंगे अगर अपन, तो V ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बट इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। सो द कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड वोल्टेज, इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, द मीडियम प्रॉपर्टी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मच चार्ज यू आर पुटिंग इट, व्हाट इज द पोटेंशियल, नहीं डिपेंड करता। ओम्स का पता है R इज इक्वल टू V/I। R ना V पे डिपेंड करता ना I पे डिपेंड करता। R रेजिस्टर है जो आप मार्केट से खरीद के लेगा, वो फिक्स है। फिर आपके हाथ में नहीं है कि आप कितने वोल्टेज पे लगाओ, कितना करंट जाएगा उसमें से, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो C is Q/V, डोंट गेट इनटू दिस फीलिंग कि भाई ये इस पे डिपेंड करता है, नहीं नहीं नहीं।
अगर चार्ज बड़ा होगा तो V बढ़ जाएगा बट रेशियो सेम रहेगा, चार्ज कम करोगे तो V कम हो जाएगा बट C सेम रहेगा। ओके, C किस पे डिपेंड करता है सही में, वो यहां पे मैं लिख रहा हूं, C डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मटेरियल, इनकी प्रॉपर्टी है ये। वैसे रेजिस्टेंस भी ना ज्योमेट्री और मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसी को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रो एल बाई ए, वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि आर ओके मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, आर वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये भले ही इस पे डिपेंड करते हो कि किसी सिस्टम पे कितना चार्ज होल्ड होने वाला है, वो उसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। ओके चल, गुड इनफ। वो राइट साइड का हटा दूं सब ना। चलो स्फेरिकल में फिर हम लोग सेकेंड वाले के पास जाते हैं। आइसोलेटेड स्फीयर था ना ये, आइसोलेटेड सिंगल स्फीयर। अभी हम लेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। विथ आउटर स्फीयर इनर थिंग। इस अरेंजमेंट में प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। इसके अंदर एनर्जी तो स्टोर हो रही है बट वो एनर्जी आप कन्फाइंड नहीं कर पा रहे, मतलब किसी एक रीजन में नहीं स्टोर कर पा रहे आप। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक डेवलप हुई है, फ्रॉम द सरफेस टू इंफिनिटी। तो इतने सारे जगह पे एनर्जी स्टोर होगी, तुम कैसे यूज करोगे ये। ठीक है, तो आपके लिए वो नहीं, हमको चाहिए कि कन्फाइंड रहे, एक छोटे से रीजन में ही रहे बस। तो क्या करेंगे देखो, अभी दो स्फीयर्स ले लो, अंदर वाले का रेडियस r1, बाहर वाले का रेडियस r2। चार्ज दे दो अंदर वाले को q और अर्थिंग कर दो बाहर वाले की। तो व्हाट इज द चार्ज अरेंजमेंट, कोई बता सकता है मुझे। इंड्यूस चार्जेस कहाँ होंगे, ये Q है तो इधर अंदर सब जगहों पे यस माइनस Q आ जाएगा, और बाहर का जो प्लस Q चार्ज है वो पूरा इसके अंदर चला गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाऊंगा मैं, बताओ कोई मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाऊं, सिर्फ इधर क्या मेरी बात समझ में आई आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सी वो जो रीजन है ना उसमें कन्फाइंड है। तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से इन्फिनिटी तक कहीं पे भी थी जो कन्फाइंड नहीं थी, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड। इसका जो कैपेसिटेंस है वो डिराइव नहीं कर रहा, मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका सी का फॉर्मूला ध्यान से देखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये है सी का फॉर्मूला। ठीक है, डिराइव जैसे ये किया ना वैसे वो भी डिराइव कर सकता हूँ मैं, कोई मुश्किल बात नहीं। पोटेंशियल लिखने आने चाहिए बच्चे को बस, पोटेंशियल डिफरेंस प्रिसाइसली स्पीकिंग। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसको लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1, जिसको जो जम जाए। ठीक है, और ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो ये वाले कैपेसिटेंस से थोड़ा बेटर है और ज्यादा है। ठीक है, सो दिस इज बेटर। एक थर्ड टाइप का लास्ट स्फेरिकल, वो इससे भी बेटर है। उसके अंदर अर्थिंग अंदर वाले को करते हैं और चार्ज बाहर को देते हैं वो लोग। ठीक है, पहले ये सब खत्म करो। हम तो लाइव चलिए, तो तीसरे टाइप का लिखेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विथ इनर स्फीयर इन अर्थिंग, एज अर्थिंग मतलब। उसका जो कैपेसिटेंस होगा ना वो मैं सिंपली आपको ओरली बता सकता हूँ
कि जो टाइप 1 और टाइप 2 था ना, उन दोनों का एडिशन है सिर्फ, सीधा सीधा। तीसरा, concentric sphere with inner sphere as earthing। तो ये दो ले लिए, ठीक है, अंदर वाले को ऐसे अर्थिंग कर दिया, रेडियस r1 और रेडियस r2। चार्ज किसको देंगे? बाहर वाले को, तो इसको चार्ज प्लस q दिया, तो ऑटोमेटिकली बाहर अंदर और इधर अंदर चार्जेस इंड्यूस होने लगेंगे। वो अभी लिख नहीं रहा मैं इसके अंदर, पर फॉर्मूला शीट में लिखे हुए हैं कि अंदर चार्जेस कितने इंड्यूस होंगे। इसका कैपेसिटेंस मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली आपके सामने, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये तो पुराना वाला ही है, बस साथ में पहले वाला भी ऐड करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 सिर्फ बाहर वाला स्फीयर। सो दिस विल बी द आंसर, एडिशन ऑफ द फर्स्ट टू केसेस डायरेक्टली। तो याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई आपको, ठीक है। तो इधर हमारे होते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स खत्म होता है, फाइन। फिर हमारे पास दूसरा आता है कौन सा? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल में एक ही टाइप है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कुछ इस तरीके से दो कॉन्सेंट्रिक लिया जाएगा, एक इनर सिलेंडर और एक आउटर सिलेंडर। दिस इज वेरी सिमिलर टू द सेकेंड स्फीयर। सेकेंड वाला केस कौन सा था स्फीयर का? आउटर वाले को अर्थिंग करा और अंदर वाले को चार्ज दिया। अंदर वाले का रेडियस समझो आपने R1 ले लिया, बाहर वाले का रेडियस आपने R2 ले लिया, और ये पूरा लेंथ आपने L ले लिया। तो इसका C का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये राइट साइड का भी हटा दूँ ना। C is equal to 2 pi epsilon naught L upon log to the base E R2 upon R1। ये है सिलेंडर का। सिलेंडर का कैपेसिटेंस कुछ ऐसा रहेगा। टू पाई एप्सिलॉन नॉट, L मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लॉग बेस E R2 बाई R1, ठीक है। चलिए अब फाइनली हम लोग थर्ड टाइप पे चलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये अभी आपका नेक्स्ट डेरिवेशन बन जाएगा, कौन सा है? D4। ये आपका D4 हो जाएगा। इसका जो कैपेसिटेंस निकालना है ना, वो डेरिवेशन के थ्रू निकालना है अपने को। चलो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम नहीं बनाया हमने, कैसा बनेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम? इधर भी कन्फाइंड ही रहेगा, बस एक कन्फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसके अंदर। चल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान चाहिए पूरा मुझे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाद में लिखो। एक प्लेट लिया आपने, इसको चार्ज दे दिया, ठीक है। एक और बाजू में प्लेट लाया आपने, एक और प्लेट लाया बाजू में, और आपने इसको अर्थिंग कर दी, बराबर है। टोटल कितने फेसेस के साथ आप डील कर रहे हो इसके अंदर? 4। वेरी गुड। एक प्लेट के पास 2 फेसेस होते हैं, 2 प्लेट के पास 4 फेसेस होंगे। वेरी गुड। सो वी आर डीलिंग विथ 4 फेसेस हियर, लेफ्ट राइट, इसका लेफ्ट इसका राइट। अभी ये प्लस की और ये 0, टोटल मिला के कितना हो गया? Q। ये प्लस Q की वजह से ना यहाँ पे माइनस Q इंड्यूस होने लगता है, ये साइड पे माइनस,
और सारा प्लस इधर आ जाता है। सो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, पर ये तो पहले न्यूट्रल था ना, तो इसका मतलब बचा और कितना चार्ज यहाँ पे होना चाहिए राइट साइड पे, पर प्लस क्यू अर्थिंग की वजह से अंदर चल जाए, तो यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस अरेंजमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी? वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या ये बात सही लग रही है? सिर्फ ये अकेला प्लेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना, किस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा? दिस प्लेट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इन विच डायरेक्शन? राइट। दिस प्लेट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इन विच डायरेक्शन? राइट ही होगा, बिकॉज माइनस अपनी तरफ खींचेगा, प्लस अवे पुश करेगा, माइनस अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड ही होने वाली हैं, बराबर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बीच में? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना आ गया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मिडिल रीजन इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लियर एवरीवन, बराबर है। वो टॉपिक याद है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला, उसके अंदर मोस्ट कॉमन केस कौन सा था, जरा एक बार देख के बताओगे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मोस्ट कॉमन केस क्या था? अपने नोट्स को देख के बताइए। V इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलाज थे ना, तो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला कौन सा था? V इज इक्वल टू ED मिल रहा है किसी को कहीं पे? V इज इक्वल टू ED, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लगाओगे। वी नो दैट, बोर्ड पे देखेंगे, V इज इक्वल टू E टाइम्स D, बट सर V क्या होता है और E क्या होता है और D क्या होता है? V का मतलब क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो V है। E क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली जो आपने लिख दी है, और D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? D, और इसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ अ सिंगल प्लेट इज A। अरे ये प्लेट 3D हो गया ना, एक लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना इसका एक। चलो लेट्स कीप गोइंग। C का फॉर्मूला क्या है? अब फाइनली C पे चलते हैं, बराबर। कैपेसिटेंस इज गिवन एज, कैपेसिटेंस इज गिवन एज, हाँ बताओ, C इज इक्वल टू Q अपॉन वोल्टेज। बताइए अभी क्या लिखूं मैं? वोल्टेज की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? E इंटू डी, और E की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या है? E इंटू Q बाई वी, V की जगह पे ED लिख दिया आपने, E की जगह पे Q बाई, ये सही लग रहा है सब्स्टिट्यूशन सबको? सिंप्लीफिकेशन बताओ कोई मुझे इसके आगे का। Q और Q कैंसिल, क्या बचा? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई T, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। समझ गया आपको? पक्का? तो इस तरीके से आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिराइव करने को बोला जाएगा। लेट्स से दिस इज फर्स्ट टाइप, ठीक है। इसका सेकेंड वाले में क्या होगा मालूम है? कि दो प्लेट्स के बीच में एक और कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाएगा, क्योंकि रियल में तो दोनों के बीच में हवा तो हो नहीं सकती कि दो प्लेट हो गए, ऐसा रख लो, ऐसा नहीं, बीच में कोई सपोर्ट चाहिए ना अपने को। समझो यू नीड टू हैव अ क्यूबॉइड शेप स्ट्रक्चर जिसके आसपास आप दो प्लेट चिपका सको, बराबर। वो जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी, उसके अंदर भी तो कुछ मटेरियल मीडियम तो होगा ना भरा हुआ, जिसके आसपास वो प्लेट उन्होंने रोल किया होगा, तो वैसा कुछ ना कुछ अंदर भरना पड़ेगा अपने को मीडियम, तो वो हम लोग को सीखना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि जब प्लेट्स के बीच में आपने कोई मीडियम भर दिया, वो रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है याद है आपको? ऐसा कुछ होता है ना, वैसे कैपेसिटर का सिंबल ये रहेगा सर्किट में, ठीक है। रेजिस्टर का सिंबल पता है अपने को, ऐसा ना जिगजैग लाइन होता है, वैसे कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा, सी वाला। क्लियर एवरीवन? समझ में आपको मेरी ये बात? चलो आगे क्या करेंगे, अभी अपन सेम चीज़ वापस करेंगे। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। ये जो बीच में जो मीडियम डाल दिया ना, इसका कुछ थिकनेस लेना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा थिकनेस? टी का हो जाएगा। तो बचा हुआ एयर कितना है, गैप हो गया, कोई मुझे बताएगा? ये पूरा दो प्लेट्स के बीच में गैप कितना था? डी। मैंने कितने का डाइलेक्ट्रिक डाला? टी। तो कितना एयर बचा? क्या ये आपको मेरी बात समझ में आई है? एवरीवन इज ओके विद दिस? तो पूरा डी है, उसमें से ये टी है, तो एयर कितना बचा? डी माइनस टी। इस अरेंजमेंट का सी कितना होगा वो हम लोग को पता लगाना। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ले लोगे, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपका नेक्स्ट डेरिवेशन हो जाएगा डी फाई। ये आपका डी फाई हो जाएगा। Derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric in it. Derive the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. फिर से बोलूँ उसका, derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric in it. ठीक है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, वो विद डाइलेक्ट्रिक है। फाइन, चलो करते हैं। पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोटेंशियल जो होगा, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, एक तो होगा डी माइनस टी वाले की वजह से और एक टी वाले की वजह से। मानते हो बात? मतलब एक वैक्यूम और एक डाइलेक्ट्रिक। ये बताया हुआ मैं कि अलोंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पहले कभी डिस्कस हुआ है अपना, ये प्रॉपर्टीज में डिस्कस हुआ होगा। तो अगर आप बताओगे मुझे ये प्लेट, ये फील्ड लाइन जब इधर से उधर जा रही है तो पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा? इस तरफ ज़्यादा होगा और इस तरफ कम होगा। धीरे धीरे पोटेंशियल कम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 50 वोल्ट होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट, ऐसा कम होता जाएगा। या 100, 80, 70, 60, 50 ऐसा कम होता है। वैसे ही ये प्लेट से वो प्लेट जाते वक्त भी बीच में पोटेंशियल तो ड्रॉप होता रहेगा ना। थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप वैक्यूम ले लेगा, थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप डाइलेक्ट्रिक ले लेगा। चल, V का फॉर्मूला क्या है? V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू ED। तो लिख लो, V इज इक्वल टू E कौन सा? नॉर्मल वाला जो प्लेट्स के बीच में है ना, वो वाला। अभी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम ऐसा बनाएंगे। डाइलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी कम होगी कि थोड़ी ज्यादा होगी कि सेम होगी? ये वैक्यूम वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी बराबर। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, या बाहर वाले की जितनी ही होगी, या बाहर वाले से थोड़ी कम होगी कि बाहर वाले से थोड़ी ज्यादा होगी? एनी आइडिया? डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है बट जरूरी नहीं है। अगर कंडक्टर हुआ तो नहीं होगी गारंटी, बट लेकिन कंडक्टर नहीं, जनरल वे में चाहिए। तो उसमें जनरल नहीं हुआ ना, जाएगा ना CV Q/C हो जाएगा। Q/C equals QA epsilon naught। अच्छा, Q भी परफेक्ट हो गई। तो बोलो।
वेरी गुड, सही है, सी का वैल्यू आया इसमें। हाँ ठीक है, v इज इक्वल टू, ई कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। समझ रहा है सबको खुद से ये वाला? e की जगह पे क्या लिखना सोचा, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। नाउ c was supposed to be equal to q अपॉन वोल्टेज, और वोल्टेज की जगह पे आपने लिख दिया पूरा q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। कुछ कैंसिल, q q कैंसिल, तो c क्या आ गया, सबसे नीचे का a एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर, और नीचे बचा d माइनस टी एयर या वैक्यूम अपॉन टी बाई के विथ मीडियम। मैं चाहता हूँ आप इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी। ये d माइनस टी मतलब क्या है, ये कितने का थिकनेस है, ये किस चीज़ का थिकनेस है, ये तो एयर का थिकनेस है या वैक्यूम का, और टी बाई के किसका थिकनेस है, टी किसका थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक का, तो उसके साथ के डालना है बस साथ में। समझा आपको? ये जेनरिक है कि फर्स्ट वाला जेनरिक बोला जाएगा? ये जेनरिक है। जेनरिक का मतलब कि इससे दूसरा डिराइव होना चाहिए। जेनरिक का मतलब जैसे कि इसके अंदर अगर समझो अगर डाइलेक्ट्रिक होता ही नहीं तो टी का वैल्यू कितना होता, 0, तो डालो 0 0 0, तो डी बचा ना खाली। देखो आया फर्स्ट वाला रिजल्ट। इसलिए जेनरिक बोलते हैं ना उसको, कि उसकी हेल्प से बाकी सब भी डिराइव होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी केसेस इसके रिलेटेड। पहला रिलेशन कहाँ खत्म हुआ? डेरिवेशन खत्म हो गया यहाँ पे, पर अपने पता है अपने डेरिवेशन में मैं बोलता हूँ ना आपको, देखो डायग्राम चाहिए, इक्वेशंस चाहिए, सेंटेंसेस चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे समझो आपसे डायग्राम नहीं दिख रहा है, ज़्यादा नहीं बन रहा है, या सेंटेंसेस कम बन रहे हो, तो आप केसेस डाल के भी अपना आंसर को वैल्यू दे सकते हो। जैसे एसएचएम में काफ़ी केसेस कॉमन है ना, मीन पोजीशन एक्सट्रीम वाला, वैसे इसके अंदर केसेस बता रहा हूँ। अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम डाइलेक्ट्रिक से भर दिया तो उसका सी का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब अगर ये पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, एयर है ही नहीं, ये पूरा के से भर दिया आपने, तो कितना आएगा इसका सी? एनीवन कैन बी टेल मी? सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय, एयर तो है ही नहीं, तो मतलब ये पहला ब्रैकेट लिखना है मुझे, तो क्या लिखूं सीधा? टी बाई के, बट टी की जगह क्या लिखूं? पूरा डी ना, तो डी बाई के सीधा, डी नीचे और के ऊपर, खत्म। तो सी विथ मीडियम इज बेसिकली मैं बोल सकता हूं के टाइम्स ऑफ सी ऑफ एयर। नहीं समझे तुम लोग? मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है समझो 5 माइक्रोफराड। कितना? फिर से सुनेंगे इधर अयान, एक कैपेसिटर है वैक्यूम वाला, उसका कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफराड। उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K इज इक्वल टू 2 का, तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? 10 माइक्रोफराड हो गया। बढ़ जाता, मल्टीप्लाई का मतलब बढ़ जाता है। सी मीडियम इज K टाइम्स ऑफ सी एयर, तो डबल फायदा हो गया, सी भी बढ़ गया और सपोर्ट भी मिल गया उस स्ट्रक्चर को। कैपेसिटेंस बढ़ता है डाइलेक्ट्रिक डालने से। डन है एवरीवन? क्लियर है? यानी कि ये दो केसेस में से किसका सी ज्यादा होगा? एयर वाले का ज्यादा होगा कि ये वाले का ज्यादा होगा? डाइलेक्ट्रिक का ज्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक डालने पे बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं ले रहा हूँ एग्जांपल। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफराड, वैक्यूम वाला, उसमें K इज इक्वल टू 3 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया पूरा, तो कितना हो गया? बराबर है, बराबर है, करेक्ट, गुड। 45, 15 था, 3 का डाल दिया, 45 इंटू 3 15 होता, 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात कुछ समझ रहे हो तुम लोग को? एक अब ध्यान से सुनना वापस से एक बार। एक डाइलेक्ट्रिक है, इस बार मीडियम भरा हुआ है पहले से, उसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफराड। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक डाला था ना वो था K इज इक्वल टू 4 का, तो निकालने के बाद कितना हो जाएगा? इस बार डिवाइड किया, क्योंकि पहले इस बार डिवाइड बाय K, क्योंकि इस बार आपको C मीडियम का दिया मैंने वैल्यू ना 20, K का वैल्यू 4 दिया, 20/4 5 का हो जाएगा। तो उसका ध्यान रखना कि डायलेक्ट्रिक डाल रहे हैं कि निकाल रहे हैं वो लोग। ओके चलो, अच्छा व्हाट इफ आधा ही भरा तो? 2 times C medium equals C है। इसका कितना हो जाएगा C? एनीवन?
ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय कितना एयर है, कितना एयर है, हाँ तो डी बाई टू, और कितना डाइलेक्ट्रिक है, आधा, डी बाई टू विथ के। समझा कैसे लिखना रहेगा? नहीं समझा तुम लोग? समझ गए आप लोग? व्हाट इफ टू डाइलेक्ट्रिक्स आर गिवन, K1 और ये K2 और इसका थिकनेस T1 और थिकनेस T2, तो कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन डिवाइड बाय, बोलो क्या लिखूं? डी तो ही नहीं, पूरा भर दिया मैंने। T1 by K1 plus T2 by K2. आया समझ में? एयर है ही नहीं, दोनों ही मीडियम है, ठीक है। चलो अब ये बताओ, ऊपर आधा आधा एरिया कैपेसिटर, नीचे का आधा एरिया वैक्यूम है, तो इसका क्या करेंगे? इसके लिए आपको ऊपर का नीचे का दोनों का अलग से ऐड करना रहेगा। ऊपर का कितना एरिया है? A/2 एप्सिलॉन नॉट विथ K अपॉन डी। समझे? ये वाला पहला वाला खत्म नहीं हुआ है, प्लस अभी दूसरा नीचे जो एयर है वो, समझा क्या करना रहेगा ऐसे केस में? ठीक है। ये मैंने ये जो नीचे के तीन दिख रहे हैं ना अरेंजमेंट, ये तीन में से कोई तो सीरीज है, कोई तो पैरेलल। तो बता सकते हो किसको सीरीज बोलेंगे, किसको पैरेलल बोल सकते हो आप? लास्ट वाला पैरेलल, क्योंकि अंदर जाके दो रास्ते हैं ना, एक ये रास्ता है और एक नीचे का रास्ता है। एक जगह से आके दो पार्ट में डिवाइड होता है तो ये पैरेलल होता है ना। इसके अंदर जो जा रहा है ये, इसके बाद ये सीरीज है, ये भी सीरीज है, ठीक है। भी तो दो अलग से इसमें जो भी चार्ज जाएगा ना, जो इधर से जाएगा उतना इधर से भी जाएगा, एक के आगे एक के पीछे एक है ना, ऐसा तो सीरीज बोलते हैं उसको ना। और ये अंदर जाती दो रास्ते हैं, थोड़ा ऊपर से जाएगा थोड़ा नीचे से जाएगा, तो पैरेलल। ये कौन सा है दोनों? सीरीज। ये और ये सीरीज, ये और ये पैरेलल। अगर मैं दोनों भर दूं तो एक K1 और एक K2 से, तो वो कर लोगे तो मुझे लगता है। ऊपर का भरा अलग से, नीचे का भरा अलग से, K1 और ये K2 चाहिए तो एरियाज भी अलग अलग ले लो। A1 और ये A2, तो C कितना आ जाएगा इसका? A1 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन डी प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन डी। क्या मेरी बात समझ में आई है आपको? ये भी पैरेलल ही रहेगा। हाँ पैरेलल अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। लास्ट एक K1 K2 और ये K3। अब कैसे करेंगे इसका? K1 plus K2 नीचे। पहले K1 K2 को ट्रीट करना पड़ेगा। पहले खाली ऊपर वाले का कैपेसिटेंस अलग से लिख के दिखाओ। उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? ये वाला। फिर नीचे वाले का अलग करोगे। आप मान लो कि एरियाज आधे आधे हैं दोनों। ऊपर का जब कुछ नहीं बोलते ना और आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप एरियाज आधा और डिस्टेंस आधा मान सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ तो पहले ऊपर वाले का कितना आ जाएगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय कितना थिकनेस K1 है? D/2 K1 है और D/2 K2 और सब कुछ नीचे वाले के साथ ऐड करना है ना। अभी नीचे वाले का क्या आएगा? C A/2 एप्सिलॉन नॉट और पूरा K3 से भरा हुआ है तो K3 अपॉन D। क्या बोलते हो? सही है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटेंस के अरेंजमेंट हो सकते हैं अपने लिए, ठीक है। इतना प्रॉब्ली इसके बेसिस पे कुछ तो सॉल्ड एग्जांपल्स ट्राई करना तो बनता है। एक मिनट, फिर उसके बाद आज के लिए रुक सकते हैं अपन। 21, 22 बाकी तो सीरीज पैरेलल पे चले गए लोग। थोड़ा सा एक मिनट बस फ्री कर दो ना तुम लोग को। ठीक है, सिर्फ ये दो ही है, ये दो कर लेते हैं फिर रुक जाएंगे अपन। 21 और 22 अभी कर लेते हैं साथ में।
निकालो T21 22 देखो जरा एक बार शॉर्ट एग्जांपल। देखा सबने? सर का लेक्चर है हाँ, अभी सर का लेक्चर नहीं करती। वो तो आप पूछ अपना पहले स्टेटस बता दो ना, पहले पता लगा लो कौन से दूसरे स्टूडेंट्स है जो आ रहे हैं नहीं आ रहे, वैसा उसके बाद सर को बताओ। 21 देखा सब लोग ने? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज C व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ। ऐसा देखेंगे यहाँ पे D को क्या कर दिया उसने? आधा कर दिया। द कैपेसिटेंस विल बिकम, कैपेसिटी को क्या फर्क पड़ेगा? क्या कैपेसिटी को डिस्टेंस से फर्क पड़ता है पैरेलल प्लेट में? C का फॉर्मूला क्या है? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। तो मैं बोल सकता हूँ C और D कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली। तो इसका मतलब C डबल हो जाएगा। समझे आप क्या? 22 वाले पे चलो अभी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज मेड हाफ, यानी कि D को क्या किया उन्होंने? आधा कर दिया। एरिया को क्या किया उसने? एरिया को कर दो डबल। आगे क्या बोला? कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो C के फॉर्मूला में क्या एरिया ऊपर आता है और D नीचे आता है? तो एरिया ऊपर तो ऊपर 2 का फैक्टर, D आधा तो वापस एक और 2 का फैक्टर, यानी कि C विल बिकम 4 गुना। समझा आपको? डायलेक्ट्रिक भी डालने पे क्या फर्क पड़ेगा वो समझ में आ गया आपको? गुड। एक्सरसाइज में वैसे कुछ ना कुछ मिलेगा, बाद में ही करेगा। एक्सरसाइज 1 का 24 अभी कर लोगे क्लास में। एक्सरसाइज 1 का 24 प्लीज लिख लो खाली फटाफट। एक्सरसाइज 1 का 24 एक्सरसाइज 2 का 27 एक्सरसाइज 3 का 26 27 28 41 ठीक है। कितने 5-6 सम दिए? तो ये वाले कर लो, फिर रुक सकते हैं अपन। ठीक।